नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम कवर करेंगे। और इससे पहले हमने जो दो चैप्टर्स थे उसको वीडियो में दो तीन वीडियो में कवर किया है। तो इस बुक के हर चैप्टर को और हर टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो भी हमारे फीचर्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक यूनिक है। यूनिक क्यों? क्योंकि इसमें अपना जो कंटेंट है, इसका जो कंटेंट है उसके लिए बिल्कुल इसको क्या है कि और संविधान जो है और देश के संविधान है उससे इसको बिल्कुल अलग बना देते हैं। दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है कि हमने वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कुछ ना कुछ बोरो किया है। The Constitution of India has several salient features that distinguish it from the Constitution of other countries। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे जो देश का संविधान है इसको और देशों के संविधान से इसको बिल्कुल अलग बना देता है। It should be noted at the outset that a number of original features of the Constitution as adopted in 1949 have undergone a substantial changes एन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स, कि जो हमारा संविधान बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें अगर देखें और आज के संविधान में देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। कि जैसे क्या है कि अगर कोई भी चीज़ उस समय पर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, तब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता आज उसी की हमें ज़रूरत है तो उस पर कानून बनाए गए। सबसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर उस समय इतने लॉ वगैरह नहीं बनाए गए थे क्योंकि उस समय पे टेक्नोलॉजी का इतना चलन नहीं था जितना कि आज है। तो आज अगर देखें कोई भी कानून बनाया गया तो उसमें चेंज किया गया हमारे संविधान में। तो खासकर देखें तो देखो 7वां संशोधन किया गया था, 7 और 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, 1978 में 44वां संशोधन किया गया था, 73 और 74वां, जिसके द्वारा क्या है कि जो पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज है इनको जोड़ा गया था 1992 में, तभी संशोधन किए गए थे। 97 अमेंडमेंट एक्ट, 101 संशोधन अधिनियम। तो ऐसी कुछ ये संशोधन हैं जो समय ज़रूरत पड़ने पर किए गए हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है 42। देखो इसके बारे में दिया गया है कि इनफैक्ट द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो 42वां संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, यहाँ लिखते हैं कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पारित किया गया था? 1976 में किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि ये अच्छा किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो पेपर में आपको लिखना है, ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पर ये संशोधन किए गए थे। और इसमें एक आध नहीं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका बहुत एक हमारे संविधान का एक अच्छा खासा जो पार्ट है उसमें इसमें चेंजेस किए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो लोकसभा और स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है इनका जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर था पहले क्या था 5 साल का था, अब 5 साल से बढ़ाकर वो कर दिया था 6 साल का, इसी संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे ही अगर हम बात करें 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में जो पास किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो 42वां संशोधन किए गए थे, 42वां संशोधन संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे, तो उसके कुछ प्रोविजंस को सही करने के लिए। तो 44वां जो 78 में किया गया था 1978 में, तो इसने क्या है कि जो लोकसभा और स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जिनका कार्यकाल जो था टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, इसमें फिर से 5 साल कर दिया था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 44वां जो संशोधन किया गया था वो बेसिकली एक सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए किया गया था कि जो 42वें के द्वारा किए गए थे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट वेरियस changes made by it in various part of the constitution. However, in Keshavanand Bharati case 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of Parliament under Article 378 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। तो इसमें क्या है कि भाई अगर देखा कि जैसे क्या कि पार्लियामेंट में जो पार्टी पावर में थी वो देखिए अपने मनमाने तरीके से उसमें संशोधन करते जा रहे थे, अब कोई लगाम लगाने वाला था नहीं उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस आया था केशवानंद भारती का, तो 1973 में एक जो अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया जजमेंट था कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वो निकल कर आई थी। भाई इसने क्या है कि इसने जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर थी उस पर बिल्कुल रोक लगा दी।
अमेंडिंग पावर पर कि भाई तुम अपने मनमाने तरीके से उसमें जो मर्जी आप वो संशोधन नहीं कर सकते। अब जो भी संशोधन किया जाएगा उसको, बेशक पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बिना संविधान की जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बिना प्रभाव अफेक्ट किए आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अमेंडिंग पावर थी, पहले जो मर्जी या धड़ल्ले से उसमें संशोधन करे जा रहे हैं, उस पर कुछ बाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें, हमारे संविधान की जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसको और देशों के संविधान से इसको बिल्कुल अलग बना देते हैं। तो पहला है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लेंथिएस्ट और रिटन दो शब्द हैं। लेंथिएस्ट एक सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो संविधानों को बांटा गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है दो बेसिस पे, एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान जो लिखित होते हैं, एक वो जो अनरिटन होते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं? जैसे अमेरिका का है, अमेरिका का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी अगर अनरिटन की बात करें तो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अनरिटन है। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब में लेंथिएस्ट है। जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वर्ल्ड के, चाहे वो चाइना का है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो लेंथी है वो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट एंड अ डिटेल डॉक्यूमेंट। इसमें हर चीज़ को, हर छोटी छोटी चीज़ों को एक डिटेल में बताया गया है। तो इसीलिए देखो क्या है कि अगर हम बात करें, देखें तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं। और जबकि अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया का देखें तो 128। और अगर हम हमारा पड़ोसी देश चाइना में कितने हैं? 138 आर्टिकल्स। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्रेजेंट में देखें तो 400 प्लस आर्टिकल्स जो हैं। ओरिजिनली हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो गया था 1949 में, 26 नवंबर को जब पारित हो गया था, पास हो गया था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी? एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल्स को 22 भागों में बांटा गया था और 8 शेड्यूल्स थे उस समय पर जब ये पास हुआ था। लेकिन अगर प्रेजेंट देखें 2019 में बताया गया, लेकिन अगर प्रेजेंटली तो इसमें एक प्रीएम्बल है और 470 से ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स हैं। और इन आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया? 25 पार्ट्स में, और 12 शेड्यूल्स हैं। तो 4 शेड्यूल्स बढ़ गए और आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। द वेरियस अमेंडमेंट कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स एंड 1 पार्ट 7 एंड एडेड अबाउट 95 आर्टिकल्स और 4 पार्ट्स एंड 4 शेड्यूल्स 9, 10, 11, 12। तो इसमें क्या है कि अगर हम हमारा संविधान जब से बनकर लागू हुआ है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो 20 से ज़्यादा आर्टिकल्स जो है जिनको डिलीट किया गया है, ठीक है। एक पार्ट है 7। अब ये 7 पार्ट को पहले स्टेट्स को बांटा गया था जो 4 भागों में ABCD। उसमें जो पार्ट B था उसमें 9 स्टेट्स थे, 9 प्रोविंसेस थे। बाद में जब इनको भाषाओं के आधार पर जब राज्य बनाए गए थे तो इस पार्ट में जितने भी 9 स्टेट्स थे उनको पड़ोसी जो राज्य थे उनमें मिला दिया गया था। इसी वजह से इस पार्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। और देखें तो पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A और 4 शेड्यूल। ये शेड्यूल है 9 जो कि बताता है लैंड रिफॉर्म से, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, 11 पंचायत और 12 है म्यूनिसिपैलिटीज़। इनको बाद में जोड़ा गया था। तो नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड हैज़ सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। तो जितना कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल और आर्टिकल्स हैं, किसी भी देश के संविधान में इतने आर्टिकल्स नहीं हैं। अब इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है इसके पीछे भी कई कारण हैं। द 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दी एलिफेंट साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर, कि हमारे एक जोग्राफिकल फैक्टर है, दैट इज़ वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो है, वो एक बहुत ही अधिक बड़ी है, काफ़ी एरिया में ये फैला हुआ कंट्री है। और इसमें हर छोटे से छोटी एक ट्राइबिटी या कम्युनिटी को ध्यान में रखकर उनसे रिलेटेड जो भी लॉ हैं उनमें ध्यान रखकर सभी उनसे जुड़े हुए कानून जो है वो बनाए गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। दूसरा है एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वाज बल्कि। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है लगभग 250 से ज़्यादा प्रोविजंस जो है ना वो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। दोनों सेंटर और स्टेट्स के लिए क्या हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक ही संविधान है, कोई अलग संविधान नहीं है कि साहब राज्य का अलग हो और केंद्र का अलग हो, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 2 है, एक स्टेट्स का अलग है कॉन्स्टिट्यूशन है
और सेंटर का अलग है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। चौथा पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट संविधान सभा थी उसमें जितने भी जो मेंबर्स थे उनमें ज़्यादातर जो मेजोरिटी जो थी वो एक मतलब क्या है कि जो लीगल पर्सन की, जो एडवोकेट वगैरह थे उनकी थी। अब क्या है कि लीगली इन्होंने जब कोई भी चीज़ को जब उसमें लिखा था तो वो पूरी तरीके पूरी डिटेल में लिखा है। ऐसा नहीं किसी शॉर्ट में लिख के उसमें छोड़ दें, नहीं, क्योंकि अगर हम देखें आज भी कि हमारे यहाँ जो वकीलात वगैरह होती है उसमें हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के एक डिटेल वगैरह पूरी एक फ़ाइल तैयार की जाती है। तो ऐसा ही उसमें उस समय हुआ था कि संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने हर एक बारीक चीज़ को पूरी डिटेल में बताया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो द डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। अब इसमें केवल यही नहीं कि गवर्नेंस से रिलेटेड ही प्रोविजंस हो, इसमें क्या है कि जो ऐसे कैसे हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन होना है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी प्रोविजन जो है इसमें जोड़े गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन है हमारे यहाँ, यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इन सभी को भी हमारे संविधान में इनमें डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। फर्दर दोज मैटर्स विच इन अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस। अब क्या है कि जो और देशों में बात करें तो उनमें कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हीं को संविधान में लिखा और छोड़ दिया। जैसे अगर हम अमेरिका का ही देख लो, केवल 7 आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स में हर चीज़ को कवर करना तो मुश्किल है, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रखा है, बकाया एक लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया कि वो एक साधारण एक विधेयक के द्वारा उस चीज़ को बना सकते हैं, पारित कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में पूरा हर चीज़ को डिटेल में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेस। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक सोर्स से लिखा गया, किसी एक देश के संविधान को देखा और उससे लिख दिया। इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको विजिट किया है, उनको समझा है, और क्या उसमें से एक अच्छी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हमारे संविधान में मिलाया गया है। The Constitution has borrowed most of its provision from the Constitution of various other countries as well as from the Government of India एक्ट 1935। कि दूसरे देशों के संविधान से तो लिया ही है, साथ में हमारा जो एक्ट था 1935 उससे लिया है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसेकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे वर्ल्ड के जो संविधान जो जाने जाते हैं अपने कंटेंट के लिए, उनको पढ़कर समझकर पूरी तरीके से उसके बाद हमारा जो भारत का संविधान है वो तैयार किया गया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो स्ट्रक्चरल पार्ट था, स्ट्रक्चरल पार्ट जैसे हमारा गवर्नेंस है, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर है, इन सभी चीज़ों को कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 1935 से बहुत कई प्रोविजंस हैं जैसे लिए गए हैं। अगर हम बात करें तो फेडरल की जो फेडरल प्रोविजंस हैं वो लिए गए। फेडरल स्कीम जो है, अब एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे कौन कौन से प्रोविजंस जो लिए गए हैं। एक तो फेडरल स्कीम जो है वो ली गई है। दूसरा प्रोविज़न क्या है कि इमरजेंसी का प्रोविज़न भी इसी से लिया गया है। गवर्नर की ऑफिस ऑफ गवर्नर। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, क्योंकि उस समय पे जो हमारे यहाँ प्रशासन था उसी से लोग बार अवेयर थे, इसीलिए तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है सब उसी एक्ट से ली गई हैं। और भी बहुत सारे जो ऐसे प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। लेकिन जो फिलोसफिकल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल में क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है। तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया है आयरिश के संविधान से। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट मतलब जो गवर्नमेंट का सिस्टम है हमारा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स, इसको कहाँ से लिया है? ये सब कहाँ से है? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ब्रिटिश से तो और बहुत ही चीज़ लिया है, जैसे कि अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ब्रिटिश से, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। वाई कैमरिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट,
ये सभी प्रोविज़न जो है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, रशिया, फ्रांस, यूएसआर और रसिया जो आज के समय पे, साउथ अफ्रीका है, जापान है एंड सो ऑन। अगर हम सबसे देखें तो हमें ये डिटेल तो खैर सब याद करनी ही है। अगर डिटेल में देखो, फ्रांस है, फ्रांस से हमारे क्या है, जो प्रीएम्बल में 3 शब्द हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही शब्द कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। जबकि जापान से अगर हम देखें, जापान से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय दी लॉ। राइटिंग तो थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे। और लक्ष्मीकांत की अगर बुक है ना, तो मैं हर लाइन बाई लाइन कवर कर रहा हूँ, आप केवल एक ओपन करके उसे बैठ जाओ और आराम से समझो, उसके बाद में सब चीज़ समझ में आ जाएगी। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो साउथ अफ्रीका से लिया है क्या, एक तो जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर होती है, अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो ही सब कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। दूसरा, राज्यसभा का जो इलेक्शंस होता है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट, अगर कनाडा से देखें तो क्या दिया है, फेडरेशन जो सिस्टम का है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इसमें तो लिखना सब चीज़ को मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और पहले मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया उसमें तो बताया कि कौन से देश से कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो लिए गए हैं, तो आप एक बार वहाँ जाके देखो, सब चीज़ कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हमारे संविधान को, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इससे देखो, मैंने अभी बताया था कि फेडरल सिस्टम लिया है हमने, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी की पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, और ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो सभी इसी एक्ट से ली गई हैं। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और बियर अ क्लोज रिजेंबलेंस टू द एक्ट ऑफ 90, कि आधे से ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट से, पॉलिटी के पॉइंट से भी और हिस्ट्री के पॉइंट से भी, क्योंकि इससे एक मेजर पार्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट है थर्ड, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही तो ज़्यादा इतना फ्लेक्सिबल है इसको आसानी से संशोधन इसमें किया जा सके, और ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है कि इसमें संशोधन ज़रूरत पड़ने पर इसको चेंज ही नहीं कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। अब एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन दैट रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिसमें एक को संशोधन करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक क्या है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इसको चेंज करना या इसमें कोई संशोधन करना एक आसान बात नहीं है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि अगर हम बात करें ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रिटेन का इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको क्या है कि एक साधारण कानून के द्वारा ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑर्डिनरी लॉ बनाए जाते हैं कि एक सदन में एक पहले प्रस्ताव लाया जाता है, उस चीज़ पर डिस्कशन होता है, फिर उसको पास कर दिया जाता है। ऐसे ही ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कोई भी चीज़ अगर संशोधन करनी है तो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा उसमें आसानी से अमेंड कर सकते हैं वो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नाइदर अ रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही तो इतनी ज़्यादा रिजिड है और ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हमारे यहाँ क्या है कि एक सिंथेसिस है दोनों का। आर्टिकल 368 जो है प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट, 2 तरीके के संशोधन बताए गए हैं आर्टिकल 368 में। एक वो प्रोविजंस, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, संसद की जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके द्वारा ही वो उनमें संशोधन करा जाएगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी कितनी है, अब स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की अभी प्रेजेंट में जो टोटल मेंबर हैं वो कितनी मेंबरशिप, 543 स्ट्रेंथ है। इसकी जितने 543 के 2/3 सदस्यों के द्वारा ही मतलब इसमें पास किया जाए। कोई भी अगर कानून एक ऐसा कोई एक्ट, ऐसा एक मोशन या कोई रिजोल्यूशन लेके आया जाता है जिससे संविधान में संशोधन करना है, तो उसको क्या है कि 2/3 सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पास किया गया हो, तभी उसमें संशोधन कर सकते हैं।
दूसरा है सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाई ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। अब इसमें क्या है कि दूसरे प्रोविज़न में कि संसद की जो भी टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा तो उसको पास किया जाएगा, साथ ही साथ में क्या है कि आधे स्टेट्स के द्वारा भी उस एक्ट को जो उसको एक्ट नहीं उसको पास किया जाए, जो प्रोविजंस हैं उनको पास किया गया हो तभी उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उसी एट दी सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब क्या है कि दो हमने संशोधन देखे, आर्टिकल 368 की कैटेगरी उसके वो केवल दो ही तरीके के संशोधन को कवर करता है। एक तो वो जिसमें केवल 2/3 सदस्यों की ज़रूरत होती है, एक वो जिसमें 2/3 सदस्यों की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ आधे राज्यों के द्वारा वो पास किया गया हो। लेकिन संविधान में और भी संशोधन कर सकते हैं, वो क्या है कि साधारण एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। लेकिन इस तरीके के जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो केवल क्या है कि एक साधारण एक लॉ बनाकर एक पास कर देना। तो आर्टिकल 368 की कैटेगरी में दो तरीके के केवल जो है वो संशोधन आते हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। कि फेडरल सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ स्टेट संविधान ने स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि दोनों अपने अपने फील्ड में रह के वो काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में क्या है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये फेडरल सिस्टम क्या है कि यूनिटरी बन जाता है, एक तरफा बन जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत का संविधान एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित करता है। इसमें लेकिन वो सभी फीचर्स हैं फेडरेशन के जो होने चाहिए, जो एक फेडरेशन के फीचर्स होते हैं वो सभी भारत के संविधान में हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 सरकारें होती हैं, सेंटर की एक अलग स्टेट होगी, सेंटर की एक अलग गवर्नमेंट होगी और स्टेट पे अलग गवर्नमेंट होगी। डिवीज़न ऑफ पावर, अब इन दोनों ही गवर्नमेंट में अपने अपने पावर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा जो संविधान है वो भी एक क्या है कि रिजिड है, उसको आसानी से उसमें संशोधन नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म, मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो क्या है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फ्रीली वर्क करते हैं। बाईकैमरलिज्म 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट्स में क्या होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये स्टेट्स में होते हैं। However, the Indian Constitution also contain a large number of unitary और नॉन फेडरल फीचर्स। लेकिन हमारे जो संविधान है उसमें एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो यूनिटरी बनाते हैं इसको। अब कौन कौन से हैं, जैसे क्या है कि सेंटर है, सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है स्टेट के कंपैरिजन में। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा नहीं है कि सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो और स्टेट का अलग हो। जबकि अगर हम बात करें यहीं पर अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो सेंटर का उनका अलग है और स्टेट का अलग है। और इसी वजह से कि जो अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल 7 आर्टिकल हैं, क्योंकि जो सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो ही रखे गए हैं, स्टेट्स के उनका अलग आर्टिकल्स हैं। और 50 जो स्टेट्स हैं 50 के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में केवल एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप है, कोई अलग सिटीजनशिप नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम भी हमारा क्या है कि एक इंटीग्रेटेड है। टॉप पे क्या है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, ऐसे क्या है कि एक इंटीग्रेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर, अब जो सेंटर के द्वारा क्या है कि गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है स्टेट में। अब ये गवर्नर एक एजेंट होता है सेंटर का जो कि स्टेट में काम करता है, और टोटल किसके अंडर रह के करता है, सेंटर के। तो ये इस तरह की देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक ऐसा प्रोविज़न है, ये बताया जाता है कि फेडरेशन को बहुत ज़्यादा वायलेट करता है, क्योंकि इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है ऑल इंडिया सर्विसेज में, जैसे IAS IPS की, वो रिक्रूटमेंट सेंटर के द्वारा की जाती है। लेकिन ये वर्क कहाँ करते हैं, वर्क करते हैं स्टेट में जाके, स्टेट में, लेकिन इन पर सीधा कंट्रोल रहता है सेंटर का। तो ये भी एक फेडरेशन की जो प्रोविजंस हैं उसको बहुत ज़्यादा वायलेट करता है। और इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी की जो टोटल कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। ये जब कभी भी जब नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगाई जाती है तो टोटल कंट्रोल स्टेट से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पहुँच जाता है, सेंटर में।
ऐसे ही और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जितना फेडरल है उतना ही साथ क्या है, यूनिटरी भी है। मोरओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नाउ वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे जो संविधान है उसमें ये जो टर्म है फेडरेशन वो कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। आर्टिकल 1 क्या बताता है कि इंडिया जो है कि यूनियन है स्टेट्स का, हमारे जो स्टेट्स हैं एक स्टेट्स का एक संघ है। इसका मतलब दो चीज़ों से है कि इंडिया का फेडरेशन जो है इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, कि इंडिया का जो फेडरेशन जो बना है कि यूनियन बना है वो ऐसा नहीं कि सभी जो राज्य हैं वो एक साथ आए और उन्होंने एक सेंटर के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। दूसरी चीज़, और ना ही किसी राज्य के पास स्टेट के पास ये एक राइट है कि वो जब चाहें इससे अलग हो जाएं। जैसे कि क्या है कि अमेरिका का जो फेडरेशन है, अमेरिका के फेडरेशन में क्या है कि जितने भी जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या है कि उन्होंने सेंटर के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, और ये एग्रीमेंट में क्या है कि वो सभी आके मिलकर एक फेडरेशन बना रहे हैं। लेकिन इन स्टेट्स के पास ये राइट है, ये जब चाहें तब सेंटर से अपने आप को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने केवल एक एग्रीमेंट के द्वारा ही उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया के स्टेट्स ऐसे नहीं है। इंडिया में एक यूनियन जो बनाई गई है उसमें स्टेट्स के पास ये कोई एक राइट नहीं है कि वो जब चाहें तब सेंटर से अलग हो जाएं। Hence, India constitution has been variously described as federal in the form but unitary in spirit। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो राजनीतिक विचारक होते हैं, उन्होंने बताया है, उसको डिफाइन किया है इसके बेसिस के आधार पर, फेडरल और यूनिटी के आधार पर बताया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, दिखने में फेडरल है, लेकिन अगर इसकी अंदर से देखें, स्पिरिट देखें, इसकी आत्मा देखें, वो एक यूनिटरी की है। ऐसे ही जो केसी वेयर ने बताया कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक क्वासी फेडरल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जैसे सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या क्वासी फेडरल है या फेडरल है या यूनिटरी है। तीसरे, और मॉरिस जोन्स है, उन्होंने कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रेनविल ने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वैसे ही देखें फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय इवोर जैनी ने क्या कहा है कि एक जो फेडरेशन है, इंडिया में फेडरेशन तो है लेकिन वहाँ क्या है कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही सब ने अपने अपने अलग अलग विचार जो है वो दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, सरकार की संसदीय प्रणाली है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ जो संविधान, हमारी जो संविधान सभा थी, उसने क्या है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री को चुना है, ना कि अमेरिका की प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके पीछे दो कारण थे, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर देखें तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसी के पास सब पावर कंट्रोल होता है, और वो केवल एक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उनके पास पावर होती है, किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर ज़्यादा से एक ग्रुप के पास पावर होती है। तो इंडिया में इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि उस समय पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे क्या थी, इसी चीज़ की प्रॉब्लम थी कि किसी एक के हाथ में अगर पावर चली जाती है तो कल को फिर से कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए। तो इसीलिए ये पावर का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में ना रखकर एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में जाए, इसीलिए पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया। एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें कोऑपरेशन रहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही जो है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि उस जो बनाए हुए कानून है उसको पारित करना और उसके प्रति जो है वो अपनी जवाबदेही तय करना। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल पावर का इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि अगर लेजिस्लेटिव ने कोई भी कानून है बना दिया तो बना दिया, उसको बनाने से मतलब है, जबकि एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो उनके बीच में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो सिस्टम है इसको मतलब कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन दी स्टेट्स। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो केवल ये नहीं है हमारे यहाँ सेंटर पे है, हमारे यहाँ बिल्कुल स्टेट्स में। जैसे अगर हम देखें तो सेंटर में क्या है, सेंटर पीएम,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस जो है वो स्टेट्स में फॉलो किया गया। स्टेट्स में क्या है, सीएम हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ भी होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, ठीक है। और यहाँ स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स, स्टेट का लेजिस्लेचर। तो जो पैटर्न सेंटर पर लागू किया गया वही पैटर्न जो है वो स्टेट में लागू किया गया है। द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, अब कौन कौन से फीचर्स हैं देखें। द प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है वही पार्टी क्या रूल करती है। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर्स। अब जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव अपने हर एक एक्ट के लिए जो भी उसने काम किया है वो जिम्मेदार होती है लेजिस्लेचर्स के लिए। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। अब कौन होता है कि सेंटर पे जो लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी जो रूल करती है उसका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे ही स्टेट्स में कौन होता है, सीएम। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा और असेंबली। यदि कोई भी पार्टी जो अगर पार्टी जो सत्ता में है अपना विश्वास खो देती है या मेजॉरिटी खो देती है तो उसको क्या है, ऐसे केस में जो सदन जो होते हैं उनको भंग किया जा सकता है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। इंडिया का जो पैटर्न है जो पूरी तरीके से क्या है, किस पर आधारित है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल टू कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मिलाया है कि पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो एक पूरी तरीके से एक सोवरेन बॉडी नहीं है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोवरेन बॉडी कैसी नहीं है कि हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो जो चाहे उसमें संशोधन कर दे संविधान में, जैसे कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट में है। हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी अगर देखें तो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी का गारंटर कौन बनाया गया है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर पार्लियामेंट के जो एक्ट है उन पर निगरानी रखता है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। अगर कोई भी अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसके अनुसार नहीं है संविधान से, तो उसको क्या कि नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। लेकिन ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश की पार्लियामेंट जो चाहे उसमें संशोधन कर सकती है, उस पर कोई बाउंडेशन है ही नहीं। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, दी ब्रिटिश हैज़ हेरिडेटरी हेड। इंडिया में क्या है कि इंडिया में रिपब्लिक है, हमारे यहाँ जो हेड होता है वो एक इलेक्टेड है, मतलब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वो ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में ये पोजीशन जो है वो हेरिडेटरी है, वहाँ क्वीन और किंग का रूल है। और ये पोजीशन यहाँ पे क्या है, इनके उत्तराधिकारी है, इनके अंदर जो वंशज होंगे वो ही केवल इस पे आएंगे, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। हमारे यहाँ दोनों तरीके का मिक्सचर है, कुछ चीज़ों में मिक्सचर किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के प्रोविजंस को ही हमने अपने यहाँ एडॉप्ट किया है, हमें अगर लगा है दोनों कंट्रीज़ के सेम प्रोविजंस को हमने इंक्लूड किया है। तो पार्लियामेंट जो है वो अपने आप में एक सोवरेन है, लेकिन साथ ही साथ जुडिशियल जो है वो सुप्रीम है। ये दोनों को देखो साथ साथ लिया गया है कि पार्लियामेंट भी और जुडिशरी भी। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट को सोवरेन बनाया गया है, पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है, लेकिन उसके पास एक पावर दे दी गई है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, कुछ भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है वो किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट से। और जुडिशरी को साथ ही साथ जुडिशरी को भी सुप्रीम करा गया, उसको भी पावर दी गई है। और ये कॉन्सेप्ट लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। Just as the Indian parliamentary system differ from the British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than of what exists in the USA। अब क्या है कि कोई भी संविधान में संशोधन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में उस चीज़ में हस्तक्षेप करे। जब तक उसके पास कोई भी एक कंप्लेंट लेकर नहीं पहुंचता है तब तक वो इसमें फील्ड में नहीं आता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, मतलब न्यायिक समीक्षा की जो पावर है वो उतनी नहीं है जितना कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास है। कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अगर कोई विदाउट पिटीशन भी अगर उसमें दिखता है कि हाँ ये हमारे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है।
दिस इज़ बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। अब ये जो है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ये हम डिटेल में फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें इसको पढ़ेंगे। तभी तो हमने कहा कि हमने जो कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जापान में क्या है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं अपने संविधान में मिलाया कि प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको एडॉप्ट नहीं किया, जबकि हमने क्या किया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। देयरफॉर द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy। तो हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस चीज़ को बड़े मतलब एक कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से दोनों का तालमेल बना के रखा है कि ब्रिटिश को अपने फील्ड में, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी उसको हमने जब इंक्लूड किया था तो हमने अपनी जो पार्लियामेंट है उसको सोवरेन बनाया है। साथ ही साथ में जो है कि जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम भी बनाया गया कि ताकि उसके हर पार्लियामेंट के हर एक्ट पर जो है कोई ना कोई नज़र रख सके। द सुप्रीम कोर्ट ऑन दी वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अगर पार्लियामेंट की कोई किसी भी लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, वो इसके पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टेंट पावर। और पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास एक उसकी पावर है, कौन सी पावर है, संशोधन करने की एक पावर जो है, उसके द्वारा वो संविधान के किसी भी पार्ट में, एक अच्छे खासे एक मेजर पार्ट में जो है वो संशोधन कर सकती है। तो दोनों को क्या है कि अपने अपने फील्ड में सुप्रीम बनाया गया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी क्या हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है, कोई अलग नहीं है कि सेंटर की अलग जुडिशरी सिस्टम हो जबकि स्टेट की अलग हो, ऐसा नहीं है। एक है सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। कि सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे टॉप पर है, और बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स और एट द स्टेट level, and under the high courts there are hierarchy of subordinate courts की, that is district court and other lower courts. This single system of court enforce both the central as well as the states law। अब यही जो सिंगल सिस्टम है, मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, ये ही एनफोर्स करते हैं दोनों स्टेट्स के लॉ को भी और सेंटर के लॉ को भी। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि फेडरल लॉ जो है वो केवल फेडरल जुडिशरी के, मतलब सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून को केवल और केवल जो सेंटर का उनको सुप्रीम कोर्ट होगा वही उनको एनफोर्स करेगा, जबकि स्टेट के लॉ को स्टेट। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्टेट के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी एनफोर्स कर सकता है, उसे देखेगा, और अगर कोई सेंटर का है तो उसको हाई कोर्ट भी देखेगा। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है अपील की, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का हमारे सिटीजन्स के, साथ ही साथ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट की एक ड्यूटी दी गई है कि वो हमारे संविधान को बचा कर रखें। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस टू एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। अब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो बनाए गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पॉलिटिकल है, मतलब राजनीतिक फ़ायदे के लिए, कि जुडिशरी को भी जब चाहें तब वो संशोधन करके उसको चेंज कर दें, ऐसा नहीं है। जैसे क्या है कि इनकी इंडिपेंडेंसी के लिए सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जज, कि जो जज होते हैं कि उनकी जो टेन्योर, उनका कार्यकाल जो होता है वो फिक्स होता है कि उतने समय के लिए अगर उनको नियुक्त कर दिया तो वो कर दिए, उनको पार्लियामेंट के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। और हटाती भी कब है कि जब एक बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कहते हैं ना कि हार्ड प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है। किसी भी एक जज को अगर हटाना है सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत ही एक लंबी प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ता है, और अभी तक कोई भी हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को किसी को भी अभी हटाया नहीं गया है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर द जज, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जितने भी खर्चे हैं, जैसे उनके ऑफिस से रिलेटेड है या पूरा टोटल जो वर्किंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो कहाँ से दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से।
और इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे देने का मतलब है कि इस पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी। कि यदि सुप्रीम कोर्ट का अगर मान लें कि अगर 2 करोड़ या 30 करोड़ रुपए अगर खर्च है तो इतना पार्लियामेंट को मतलब देना ही देना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी और ना ही इसको कम करा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर्स। कि जो लेजिस्लेचर्स हैं मतलब पार्लियामेंट है और जो स्टेट की लेजिस्लेचर्स हैं, इनमें जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो भी कंडक्ट है उस पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही इनकी जजों के पास बाउंडेशन होती है कि सदन में जो भी कार्रवाई होती है दिन भर जो भी प्रोसेस चलती है उसके बारे में ये डिस्कशन नहीं कर सकते। बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ द रिटायरमेंट के बाद इनकी प्रैक्टिस पर बिल्कुल बैन लगा दिया जाता है। पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट। यदि कोई भी न्यायालय की अवमानना करता है, उसको मतलब गलत बोलता है या उसके द्वारा जो जजमेंट दिएगा उसकी आलोचना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो उसको दंडित कर सकता है। बेस्टेड इन दी सुप्रीम कोर्ट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। और क्या कि देखो तीन कहते हैं ना कि सरकार के 3 अंग हैं, गवर्नमेंट के 3 होते हैं। क्या ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो तीनों ही क्या क्या अपने अपने अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तीनों को बराबर पावर्स दी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट टू ऑल दी सिटीजन्स। अब जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, इंडिया भारत का संविधान जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि सभी जो उनके नागरिकों को दिए गए हैं। वैसे तो 7 थे ओरिजिनली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब बना था तो इसमें 7 फंडामेंटल राइट थी। अब कौन सा एक फंडामेंटल राइट है जिसको मतलब संविधान से हटा दिया, डिलीट करा गया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का जो अधिनियम था, संपत्ति का जो अधिकार था, आर्टिकल 31, इसको जो है वो डिलीट कर दिया गया था। किसके द्वारा? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में पास हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब ये एक जो है वो एक लीगल राइट बना दिया है, लीगल राइट। और इसको किस में रखा गया है? पार्ट जो है वो पार्ट 12 में, आर्टिकल जो है 300A। तो इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको क्या है कि लीगल राइट बना दिया है। तो अब अभी प्रेजेंट में क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 आर्टिकल्स हैं। अब इनको डिटेल में हम जो है फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर होगा उसमें कवर करेंगे। इसमें केवल ये बता रहे हैं कि ये सभी जो प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान में हैं, जो कि इसको एक अलग बनाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर्स। अभी क्या है, ये जो राइट्स होते हैं वो क्या है कि एक तरीके की गवर्नमेंट जो होती है उसकी जो मनमानी तरीके की जो लॉ पास करना, उस पर एक लिमिटेशन लगाते हैं। और लिमिटेशन क्या है? जैसे मान लो अभी कोई पार्टी अगर रूल पावर में है तो वो अपने हिसाब से कानून वगैरह पारित कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो जिससे जनता अगर परेशान है तो उनके पास एक चांस होता है कि अगले इलेक्शन में है उसको हटाकर दूसरी पार्टी को पावर में लेकर आएँ। तो ये एक तरीके की क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है उस पर एक लिमिटेशन लगा देती है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज़ दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों, जो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं किया जाता है, नहीं करने दिया जाता है, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है उनको लागू करने के लिए। इसीलिए कैसे हैं कि ये जस्टिसिएबल है इन नेचर में। द एग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट कैन इशू द रिट विच कैन इशू द रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सेरियोरारी एंड क्वे वारंट। तो ये 5 जो रेट्स हैं, 5 रेट्स हैं, ये जो है वो इशू की जाती हैं किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, कि उस व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसको वापस दिए जाएँ। हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अधिकार अगर किसी व्यक्ति को या नागरिकों को दिए गए हैं वो अपने आप में क्या एब्सोल्यूट, इनको कम नहीं किया जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता।
इनको जब ज़रूरत पड़ती है इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। दे आर सैक्रोसेंट एंड कैन बी कर्टेल और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस संविधान संशोधन के द्वारा इनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं और साथ ही साथ इन पर कि जो इंजॉय करते हैं उससे कुछ लिमिटेशन भी इन पर लगाई जा सकती है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जब कभी इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, उस ऐसे समय पे इनको एंजॉय करने से इनको रोका जा सकता है। लेकिन दो ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और 21, इनको कभी नहीं रोका जा सकता एक्सेप्ट द राइट गारंटी बाय द आर्टिकल। इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 20 और 21। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है ये आपको कमेंट में बताने हैं कि और ऐसा क्यों है कि कभी भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकते ये दो आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक नोवल फीचर बताया गया है। अब नोवल फीचर क्यों बताया गया है वो हम समझेंगे कि दे आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो DPSP को किस पार्ट में रखा गया, पार्ट 4 में। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इनको 3 भागों में बांटा है। एक तो क्या है कि सोशलिस्ट, जो मतलब क्या है कि उस समय पे जितने संविधान सभा में जो सदस्य थे वो किसी न किसी दूसरी विचारधाराओं से प्रभावित थे, तो उन सभी की जो विचार थे उनको रखा गया है। तो कुछ लोग जो थे वो सोशल मानने वाले थे, सोशलिस्ट को, तो उनके सोशलिस्ट की कैटेगरी में रख दिया। जो गांधी जी को मानने वाले थे या गांधी जी के विचार थे वो गांधी जी की कैटेगरी में रख दिए गए थे। और कुछ ऐसे थे जो लिबरल थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन्ड फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देना, इनके जो विचार है उसको बढ़ावा देना। दे सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, कि इंडिया में एक कैसा स्टेट है। यहाँ क्वेश्चन आता है ये वेलफेयर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन में ये ऑप्शन भी होगा कि वेलफेयर स्टेट के लिए। डायरेक्ट घटना चक्कर में ये क्वेश्चन हो, कई बार स्टेट की जो सर्विस होती है उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये क्या है कि वेलफेयर स्टेट है, एक ऐसा स्टेट जहाँ की सभी जो लोग हैं उनको एक अधिकार मिले, सरकार की तरफ से उनको एक मदद मिले, सभी के पास अधिकार हों, ना कि एक पुलिस का प्रशासन हो। However, unlike the fundamental rights, the directive are non justiciable। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसको इंजॉय करने से अगर किसी व्यक्ति को रोका जाता है तो वो सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाता है, उनको लागू कराने के लिए कोर्ट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो DPSP केस में ऐसा नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इनको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दैट इज़ दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। Yet फिर भी the Constitution itself declare that these principles are fundamental in the governance of the countries and it shall be the duty of the state to apply these principles in making the law। कि अब बात यहाँ आती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो DPSP हैं कि इनको यदि संविधान में जोड़ा गया है और कोर्ट इनको लागू नहीं कर सकता तो इसको लागू क्यों किया गया, इनको जोड़ा क्यों गया। तो इसके पीछे एक ये कारण था कि ये जो सरकारें जो हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर पे हो, ये जब कभी भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या कानून जो है वो जब बनाएंगे तो इनको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखना होगा। अब ये कौन सी क्या बातें हैं वो DPSP में दी हुई हैं। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये एक ड्यूटी लगाती है, एक बाउंडेशन लगाती है एक राज्यों पर कि भाई आपकी एक ड्यूटी है कि ये जो पॉइंट है इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी को तैयार करना है। हैंस दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर देयर एप्लीकेशंस बट द रियल फोर्स बिहाइंड दैम इज़ पॉलिटिकल, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति पहुंचा कि साहब उसमें डायरेक्टिव DPSP में ये प्रोविज़न है और सरकार हमें ऐसा नहीं कर रही है, हो सकता है उस समय पर सरकार के पास उतने संसाधन नहीं हो जो उन चीज़ों को लागू कर पाए। लेकिन ये एक मोरल है, ऑब्लिगेशन है स्टेट्स पर कि वो हाँ जब कभी भी पॉलिसी जब तैयार करेगी तो इन बातों को ध्यान में रखेगी और कोशिश करेगी कि ये भी चीज़ें जो है वो जनता तक पहुँचें। नेक्स्ट है इन दी मिनर्वा मिल केस 1980 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बाउंड
ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी की मिनर्वा मिल केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बैलेंस बनाए हुए कि फंडामेंटल राइट पे भी और डीपीएस पे भी, कि एक तरफ लोगों को के पास अधिकार भी हैं, दूसरी तरफ क्या है कि स्टेट पर एक बाउंडेशन भी है कि भाई आपको ये चीज़ें करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और केवल एक ही आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। वो कौन सा आर्टिकल है आपको कमेंट में बताना है। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। ये ओरिजिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कॉन्सेप्ट नहीं था। इनको बाद में जोड़ा गया था ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 तक, जब हमारे यहाँ इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से, और कब तक रही थी 1977 तक। उसी पीरियड के दौरान गवर्नमेंट को एक एहसास हुआ कि हाँ अगर लोगों के पास सिटीजन्स के पास राइट हैं तो इनकी भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसीलिए एक नया एक्ट पास किया गया था और किसके साथ संशोधन किया गया संविधान में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये एक चैप्टर है वो इसमें संविधान में जोड़ा गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। तो मतलब क्या है कि पहले 76 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई थी, बाद में 86वां संशोधन किया गया था और फिर से एक फंडामेंटल ड्यूटी को 2002 में जोड़ा गया है। द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ओनली वन आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी ड्यूटी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो पार्ट 4A और आर्टिकल 51 में बताता है। अभी कौन कौन सी हैं अब इसमें देखें तो पहला ये है कि टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, एकता और अखंडता हमारे देश की बनाए रखना। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग दी ऑल द पीपल, मतलब क्या है कि सभी लोगों के बीच में तो जो भाईचारा है उसको बनाए रखना। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसकी जो विरासत हैं, जो चीज़ें हैं उनको बनाए रखना जो कि दूसरे देशों से हमारे देश को अलग बनाती हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर सर्व एज अ रिमाइंडर टू अ सिटीजन दैट व्हाइल एंजॉइंग द राइट्स they have also to be quite conscious of the duties they owe to the country, their society and to their fellow citizenship। कि मतलब क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ नहीं, वो एक नागरिक को एक ध्यान दिलाती हैं कि भाई तुम अधिकार जो तुम्हें अधिकार दिए गए हैं जब उनका तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने सिटीजन्स के प्रति, और वो कर्तव्य भी आपको निभाना है। ऐसा नहीं है केवल अगर राइट ही दे दिए या किसी की ड्यूटी ना हो कुछ भी तो क्या है कि वो मज़े से जो मर्जी आप वो करें। तो इस तरीके से उन पर भी कुछ बाउंडेशन है, उनको कोई ड्यूटी दी गई है कि भाई आपको भी ऐसा नहीं है कि संविधान की जैसे क्या है कि रेस्पेक्ट करना है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय गान, इसका सम्मान करना है, हमारे जो आइडियल्स थे, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका भी सम्मान करना है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हैं कि जो एक नागरिक को मतलब करनी है। However, like the DPSP, like that the duties are also non justiciable हैं। अब लेकिन यही है कि इनको भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। यदि कोई व्यक्ति फेल हो जाता है इनको मानने से तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के द्वारा उसको लागू की जाएंगी, ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर्स में है। नेक्स्ट है अ सेकुलर स्टेट, एक पंथ निरपेक्ष राज्य। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेकुलर स्टेट। जो भारत जो हमारा संविधान है जो भारत को क्या बताता है कि भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है। जस्ट अ मिनट, हेंस नेक्स्ट है हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। मतलब क्या है कि इंडिया का स्टेट है, इंडिया स्टेट के कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें तो टोटली क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है। ऐसी अरब की जो कंट्रीज हैं उनका क्या एक पर्टिकुलर रिलीजन है,
रिलीजन क्या है कि मुस्लिम। लेकिन इंडिया का स्टेट का कोई भी एक रिलीजन पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं वो सब रहेंगे और सभी रह रहे हैं, कोई स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया स्टेट का कैरेक्टर है वो कैसा है, एक सेकुलर है। क्या है कि द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। पहला तो ये जो टर्म है इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। नेक्स्ट है द प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। हमारे प्रीएम्बल ही क्या है, सुनिश्चित कराती है सभी नागरिकों के लिए कि उनके पास क्या है कि एक आज़ादी है, उनके पास एक लिबर्टी है कि बिलीफ फिर फेथ और वर्शिप, मतलब जो चाहे जिसकी भी चाहे वो पूजा कर सकते हैं, जिसमें चाहे वो जिसमें अपनी वो है वो विश्वास रखते हैं, अपनी आस्था रख सकते हैं। ऐसी कोई इन पर बाउंडेशन नहीं है क्योंकि स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14 कि जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। नेक्स्ट है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो स्टेट है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि और किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। आर्टिकल जो 15 है वो बताता है कि किसी भी नागरिक है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी रोजगार हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं या जो भी अवसर जो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसमें सभी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 है। नेक्स्ट है ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ एनी रिलीजन। सभी व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो किसी भी एक धर्म को अपना सकते हैं, उनके विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, और कोई भी धर्म को वो अपना सकते हैं जिसमें वो अपनी आस्था रखते हैं। आर्टिकल 25। नेक्स्ट है एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट सेक्शन सेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। सभी मतलब कोई भी एक धर्म या कोई भी एक समुदाय या एक तबका है तो उसके पास एक अधिकार है कि वो अपने जो रिलीजियस अफेयर होते हैं, अपने धार्मिक जो मामले हैं वो उनको मेंटेन कर सकता है। तो आर्टिकल 26। ऐसे ही आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का क्या था कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, और माइनॉरिटीज़ भी कौन, जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके पास उनको एक अधिकार है कि वो जितने भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको उनका संचालन कर सकते हैं। वो अपनी जो माइनॉरिटीज़ है मतलब अपनी सोसाइटी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वो है किसी भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का संचालन कर सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है आर्टिकल 30 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। अच्छा ये बताना है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, कमेंट में बताना है। द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म connotes a complete separation between the religion, that is the church, and the state. This negative concept of secularism is incapable है in the Indian situation में where the society is multi religious है। अब ये क्या बता रहा है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकुलरिज्म का, उसमें कंप्लीट सेपरेशन रहता है कि मतलब रिलीजन जो चर्च और स्टेट का। लेकिन इंडिया में देखा, इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ मल्टी रिलीजन्स के लोग जो है वो रह रहे हैं, इसीलिए कि जो रिलीजन है उस ये जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टेट से बिल्कुल अलग रखा गया है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का कि गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन और प्रोटेक्टिंग इक्वल रिलीजियस इक्वली। मतलब क्या है कि जो सभी धर्म जो हमारे यहाँ हैं उनको समान जो सम्मान देना, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देना, और सभी जो रिलीजन हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करना, इक्वल प्रोटेक्ट करना। किसी भी ऐसा नहीं किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को मतलब एक बढ़ावा देना या उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा देना, ऐसा कुछ नहीं है। मोरओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एबॉलिश द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम देखें तो जो 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जिसमें शुरुआत हुई थी, इसमें क्या है कि जहाँ रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई थी जिसमें
दो कैंडिडेट इलेक्ट होके आते थे, एक वो जो वहाँ जो जिस रिलीजन की मतलब जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, एक उसका मेंबर और एक नॉन मेंबर, तो दो होते थे। इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी अब हमारे यहाँ जो है बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर दिया है। However, it provides for the temporary reservation of seat for the scheduled caste and the scheduled tribe to ensure the adequate representation to them। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि टेम्परेरी तौर पे एक रिजर्वेशन रखा गया है, और ये रिजर्वेशन खास करके एससी और एसटी को रखा गया है ताकि उनकी भी एक जो हमारे यहाँ संसद है उनमें उनकी भागीदारी हो, उनकी भी एक आवाज़ पहुँचे, उनका एक इक्वली एक रिप्रेजेंटेशन हो। इसीलिए एक टेम्परेरी तौर पे जो है वो रिजर्वेशन रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विशेष धर्म के आधार पर उनको मतलब उसमें पहुंचाया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब राज्य की जितने भी राज्य में जो इलेक्शन होते हैं राज्य की विधानसभाओं के और लोकसभा के, उनमें क्या रखा गया है, उनमें एक कॉन्सेप्ट रखा गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जो व्यक्ति 18 प्लस का है, जिस व्यक्ति की 18 साल का हो गया, उसको पास राइट है वोट देने का। एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन और सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, सो ऑन। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है, 18 वर्ष से कम आयु का ना हो, लेकिन 18 का अगर हो गया है, उसके पास अधिकार है वोट देने का बिना किसी भेदभाव के। उससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है किसी भी आधार पर, ना जाति, धर्म, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, इस किसी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। अब जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 में, तो पहले जो वोटिंग की एज कितनी थी, 21 ही। अब इस एक्ट के द्वारा 1988 में 61वें संविधान में संशोधन किया गया था, और संशोधन करने के बाद ये जो एज है वो 21 से कम करके अब कितनी कर दी, 18 साल की। अब जो व्यक्ति 18 साल का हो गया उसके पास अधिकार है, वो वोट डाल सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल इन द व्यू ऑफ वास्ट साइज ऑफ द कंट्री, इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनक्वालिटी एंड ओवरवेलमिंग लिटरेसी। तो ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है, लोकसभा का हो चाहे राज्य की विधानसभा का हो, सभी के पास जो व्यक्ति 18 साल का होगा उसके पास एक अधिकार होता है कि वो वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल एंड एनविसेज अ ड्वेल पॉलिटी सेंटर एंड स्टेट्स, लेकिन इट प्रोवाइड ओनली अ स्टेट सिंगल सिटीजनशिप दैट इज इंडिया सिटीजनशिप। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम की बात करता है। फेडरल सिस्टम की मतलब जहाँ स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन ये हमारी नागरिकता जो है वो सिटीजनशिप है, वो केवल एक ही है, वो है क्या, इंडिया की सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दो सिटीजनशिप हो, कि स्टेट का भी नागरिक होगा वो और एक सेंटर का भी, जैसा कि अमेरिका में है। क्या अमेरिका में पर्सन स्टेट का सिटीजन तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, सेंटर है, तो उसमें दोनों की ही उसे जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका उसे लाभ मिलता है। लेकिन इंडिया में केवल और केवल क्या है कि इंडिया का सिटीजन कहलाएगा वो। In other countries like USA, on the other hand, each person is not only a citizen of USA but also a citizen of particular state to which he belongs. Thus, he owes allegiance to both and enjoy double seat of rights, one by the national government and another by the state government। कि तो उसके पास क्या है कि वो दोनों गवर्नमेंट से लाभ उठाता है, कि जो गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज़ का भी इंजॉय करता है, और साथ ही साथ स्टेट की भी सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का भी वो फ़ायदा उठाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में केवल केवल क्या है कि आप भारतीय नागरिक हो, कोई भी राज्य की एक नागरिकता नहीं है। इन इंडिया में ऑल सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between the। लेकिन इंडिया में चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कहीं भी पैदा हो, कहीं भी रह रहा हो, उसके पास समान राजनीतिक और सिविल राइट्स होंगे, और वो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा पूरे इंडिया में। Despite the constitutional provisions for a single citizenship and uniform right for all the people, India has been witnessing the communal rights। अब क्यों ना हमारे यहाँ संवैधानिक प्रोविजंस है। अब यहाँ का एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठ रहा है ये सिंगल सिटीजनशिप में,
कि हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप है, सभी लोगों के लिए क्या है कि राइट्स दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ देखी जाए तो कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। एक कम्युनिटी क्या है, एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे से लड़ जाती है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, कास्ट के वॉर हो जाते हैं कि देखी जाए हमारे यहाँ की जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहते हैं, लिंग्विस्टिक हो जाते हैं क्लासेस, एथनिक डिस्प्यूट्स रहते हैं। दिस मीन्स दैट द चेरिस्ड गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स टू बिल्ड अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडिया नेशन हैज़ नॉट बीन फुली रियलाइज्ड। कि हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने तो इस चीज़ को रखा था ताकि सभी एक मतलब समान रहें, समान अवसर मिले, आपसी में सही से रहें। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पूरी तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा गया है कि हमारे यहाँ जो संविधान निर्माताओं के जो गोल थे उसको हमें बना के रखना है और आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। अब हमारे यहाँ इस टॉपिक की इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई ये एक अपने आप में एक ऐसा फीचर है जो हमारे संविधान को दूसरे देशों के संविधान से इसको अलग बनाता है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो एस्टेब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़। कि हमारा जो संविधान है वो केवल सरकार के, हमने बताया था, मैं पहले बताया था कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सही है। तो केवल यही ऐसी प्रोविजंस नहीं है, साथ ही साथ में से कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बनाई गई हैं। अब इन बॉडीज़ का क्या काम है? दे आर एनविस्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये बॉडीज़ हैं क्या काम करती हैं? जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू दी पार्लियामेंट। की जो पार्लियामेंट है, स्टेट की लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल, प्रेसिडेंट की ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के, तो इन सभी का जो इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये कमीशन कैसी है? एक इंडिपेंडेंट है, जो बिना किसी दबाव में आकर अपना काम जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करती है। नेक्स्ट है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बॉडी है। इसका क्या काम है? टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ही एक्ट एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक परस्यू एंड कमेंट्स ऑन द लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है? ये राज्य की भी मतलब कैग का क्या काम होता है? ये सेंटर और स्टेट दोनों की जो अकाउंट्स होती हैं, जो पैसे वाला अकाउंट होता है उसको ऑडिट करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जो सरकारी पैसा होता है उसका गार्जियन कौन होता है? कैग। कैग जो है उसका अर्जन होता है। ऐसा कैग कौन से आर्टिकल में आता है? कौन सा आर्टिकल है जो कैग के बारे में बताता है? ये कमेंट में आपको बताना है। और ये हर चीज़ पे निगरानी रखता है कि सरकार का कितना खर्चा हो रहा है, कितनी रेवेन्यू आ रही है, कितना डेफिसिट है। वो टोटल लेखा जोखा किसके हाथ में होता है? कैग के हाथ में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंटर सर्विसेज एंड टू एडवाइस दी प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। अब यूपीएससी है, यूपीएससी का क्या काम है? जो रिक्रूटमेंट होती है यूपीएससी में, आईएएस, आईपीएस और जितनी भी हायर सेंट्रल सर्विसेज होती हैं जो ग्रेड ए और बी की होती हैं, उनकी रिक्रूटमेंट कौन कराता है? यूपीएससी। और यूपीएससी ही जो ये बॉडी है वो देखती है कि किस के खिलाफ़ या कोई भी एक ऐसा ऑफिसर जो इनडिसिप्लिन है तो उसके पास क्या एक्शन ली जानी है, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, सलाह देता है कि साहब इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट आप ऐसी एक्शन लो। नेक्स्ट, ऐसे ही यूपीएससी है, ऐसी स्टेट्स में सर्विस बनाई गई है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रत्येक राज्य में है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विस एंड टू एडवाइस द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मेथड्स। अब स्टेट्स की जो पीएससी होती हैं, एसपीएससी, ये क्या, ये गवर्नर को कहती हैं कि साहब ये अफसर अपना काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, इसके खिलाफ अगेंस्ट कोई एक्शन ली जाए। उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह सब किस कराने की जिम्मेदारी एसपीएससी के पास है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज तो वेरियस प्रोविजंस लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। अब ये बॉडीज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिना किसी दबाव के आके अगर काम करें तो इनकी कुछ इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ सिक्योरिटी दी गई। जैसे इनका कार्यकाल टेन्योर फिक्स कर दिया कि साहब आप 5 साल के लिए नियुक्त किए गए तो आपको कोई हटा नहीं सकता।
ठीक है। तुम्हारे जो खर्चे जो हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे। उसमें ना ही कोई कम कर सकता है, ना ही ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम नहीं कर किए जा सकते, और वो खर्चे देने ही देने हैं। अच्छा, यहाँ डिफरेंस होता है, एक तो चार्ज, ये दो चीज़ें हम समझेंगे जब हम पार्लियामेंट चैप्टर जब कवर करेंगे, तो उसमें चार्ज्ड ऑन और चार्ज्ड अपॉन, ये दो टर्म हैं। इन दोनों टर्मों को जो है वो हम अच्छे से कवर करेंगे चैप्टर जो है वो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि चार्ज ऑन का मतलब यहाँ यही है कि इनका जो वेतन है या जो खर्चे हैं इन बॉडीज़ के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए ही जाएंगे। उसमें कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा, जितना एक फिक्स हो गया वो उतना देना ही है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है 15। तो अब तक हम 15 जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। ये 15 और भी हैं 2-3, ये सभी मिलकर हमारे संविधान को, एक प्यारा सा संविधान को और कंट्रीज़ के संविधान से बिल्कुल अलग बना देता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविज़न टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। अब ये क्या है कि भारत के जो हमारा जो संविधान है उसमें जो इमरजेंसी की प्रोविज़न है उनको बिल्कुल डिटेल में बताया गया कि कब कब प्रेसिडेंट जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, कोई ऐसी स्थिति जहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ ऐसे केसेस में इमरजेंसी है वो लगा सकता है। तो द रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सोवर्जिनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब इसके पीछे क्या भाई, इमरजेंसी को लगाने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कि हमारे देश की जो संप्रभुसत्ता, अखंडता, एकता, सुरक्षा है वो बनी रहे, इसको कोई बिगाड़ नहीं पाए। इसीलिए ज़रूरी है कोई एक ऐसा प्रोविज़न हो कि जो ऐसी सिचुएशन में, एबनॉर्मल सिचुएशन में वो डील कर सके। तो इसीलिए जो इमरजेंसी के प्रोविज़न है इसको जोड़ा गया था। इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसीज के बारे में बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और इंटरनल एग्रेशन और आर्म्ड रेविलियन। नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है या किन किन ग्राउंड पे? या तो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी आक्रमण कर दे कोई भी, या हमारी जो सेना है, हमारी आर्मी जो है वो विद्रोह कर दे। अब ये जो टर्म है ना आर्म्ड रेविलियन, पहले थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। और जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद इमरजेंसी 1975 की इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाई गई थी। उसके बाद इस टर्म को हटाकर आर्म्ड रेविलियन कर दिया कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। नेशनल इमरजेंसी तभी लगाई जाएगी जब हमारी सेना विद्रोह कर दे। और ये किस प्रोविज़न या किस एक्ट के द्वारा चेंज किया गया था वो आपको कमेंट में बताना है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये चेंज किया गई थी टर्म, वो आपको बताना है। तो आर्टिकल 352 किसके बारे में बात करता है कि नेशनल इमरजेंसी, और इसके बारे में 3 ग्राउंड है, बार, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवेलियन। नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को दूसरे नाम से जानते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356, और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 365। अब स्टेट में जो इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, वो 2 आधार पर लगाया जाता है। एक तो तब जब बिल्कुल संविधान मशीनरी ही राज्य में फेल हो जाए, मतलब क्या है कि राज्य का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल ही बाहर जा रहा है सेंटर से, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब बिल्कुल संविधान से हट के काम कर रहा है, तब लगाई जाती है इमरजेंसी, उसमें लगाई जाती है तो 356 के अनुसार। लेकिन जब कभी भी सेंटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके कोई स्टेट काम करता है, उसकी बात नहीं मानता है, तब इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 365। तो दोनों ही टर्म याद रखने, आर्टिकल 365 से कब लगाई जाती है और 356 से कब लगाई जाती है। तो 356 से लगाई जाएगी जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ही फेल हो जाए स्टेट में तब, और सेंटर की बात ना मानने पर या उसके अगेंस्ट कोई काम करने पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो 365 के आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। तीसरी टाइप की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम से ही क्लियर है कि ये कब, जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय हमारी जो खाते हैं, मतलब फाइनेंशियली जब स्टेबिलिटी हमें दिखती है
कि हम इंडिया का जो क्रेडिट सिस्टम है, पैसे पे खतरा हो गया है या और ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तब इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 360। इन तीनों के बारे में एक डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी, उसमें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे डिटेल में। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इन द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। इमरजेंसी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी बिल्कुल पावरफुल हो जाती है, उसी के पास में टोटल कंट्रोल आ जाता है स्टेट से। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो बात है ना, ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी है जो कि बताती कि हमारे बिना संविधान में संशोधन किए जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो एक तरफा बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है बिना कोई अमेंडमेंट के। कि मतलब पावर जो है वो स्टेट से सीधे किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। एंड दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में या सामान्य दिनों में देखा जाए तो फेडरल है, अपने अपने फील्ड में सेंटर और स्टेट काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी की और इमरजेंसी लगाई जाती है तो टोटल कंट्रोल जो है वो किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास चला जाता है। तो ये एक अपने आप में एक अलग फैक्टर है जो इसको बनाता है, मतलब बिना संविधान संशोधन करे। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ ड्यूअल पॉलिटी एंड कंटेंट प्रोविजन विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द सेंटर्स एंड द स्टेट्स। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर्स को बांटा गया था स्टेट और राज्य के बीच में, डबल पॉलिटी थी, ठीक है, राज्य के बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में। लेकिन बाद में 1992 में 73 और 74 दो संशोधन किए गए थे। और कब किए गए, 1992 में। और ये किए गए थे तब 3 टायर गवर्नमेंट जो है जिसको जोड़ा गया था। और 3 टायर का मतलब क्या होगा, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीसरी तरह की सरकार नहीं पाई जाती है। सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों को क्या कहा गया है मिला के, 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट। जबकि विश्व के जितने भी फेमस या पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें केवल 2 ही तरीके की सरकारों के बारे में बात किया गया, कि एक सेंटर पर और एक स्टेट पे। लेकिन इंडिया में एक तीसरी तरीके की, वो है लोकल गवर्नमेंट। और कब जोड़ा गया है, 73। अब याद रखना है 73 संशोधन जो किया गया था, 73वां संशोधन अधिनियम 1952 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू दी पंचायत। मतलब जो पंचायत होती हैं उनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको जानते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के नाम से। और एक नया पार्ट था, पार्ट 9 जो है वो जोड़ा गया था, और नया शेड्यूल 11। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नई लोकल पंचायत, रूरल लोकल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। एक नया पार्ट 9 और एक शेड्यूल 11 जो हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ऐसे ही अगला संशोधन जो किया गया था 74, लेकिन दोनों ही जो है एक ही साल में किए गए थे, 1992 में। इनकी भी एक हिस्ट्री रही है काफ़ी। इनके बारे में एक 3 टायर गवर्नमेंट पर एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम कवर करेंगे कैसे हमारी जो लोकल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ था, टोटल बताया गया है। गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द म्यूनिसिपलिटीज़। अब जो 74वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, इससे म्यूनिसिपलिटीज जो नगर निगम जो होते हैं ना, या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होती है, उसकी मान्यता दी गई थी। और एक नया पार्ट 9A और शेड्यूल पार्ट 12 जोड़ा गया था। तो यहाँ आप सिंपली यह याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पार्ट 9 शेड्यूल 11 जोड़ा गया था। जबकि 74वां संविधान संशोधन ये भी इसी साल हुआ। और क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि किस साल में हुआ था, तो पार्ट 9A शेड्यूल 12, इसमें टोटल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट हैं वो किसी में कोई एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं कि कितने लोकल बॉडीज़ में इनमें सब्जेक्ट्स जो है वो रखे गए हैं। अगर देखो तो जो पंचायत होती हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ जो है, इसमें टोटल जो है वो 29 मैटर हैं।
29 मैटर शुरू आ गया है, जबकि जो अर्बन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है इसमें जो है वो 18 मैटर्स रखे गए हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 18 मैटर्स जो है इस लिस्ट में रखे गए हैं। तो ये 3 टायर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अगर देखते हैं, लास्ट है शायद, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समिति जो बाद में बनाई जाती हैं। द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी एक नई मान्यता दी गई थी। इनको किस शेड्यूल में रखा गया है वो हम अभी देखेंगे, कौन से शेड्यूल में है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रखा गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। इट मेड दी फॉलोइंग 3 चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या है, 3 चेंज किए गए। तो कौन सा? इट मेड दी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ फंडामेंटल राइट। पहली बात तो क्या है कि आर्टिकल 9 में दिया गया है समर्पण कि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मूवमेंट फ्रीली स्पीच एंड एक्सप्रेशन रेसिडेंस। तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने का एक अधिकार दिया गया था, तो उसको बनाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 19 में। दूसरा है इट इंक्लूडेड एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 43B एक DPSPB में एक जो नया प्रोविज़न है उसको इंक्लूड किया गया है कि आप जो सहकारी समिति हैं इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य भी अपनी तरफ से कदम उठाएंगे, आर्टिकल 73B में। तीसरा प्रोविज़न है इट मेड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसमें आर्टिकल्स रखे गए हैं 243 ZS से 243 ZT तक। अब जैसे अभी हमने देखा था कि 9 क्या थी, पंचायत। 10वां क्या था, नहीं 9 पार्ट 9A जो है वो नगर निगम वगैरह की, नगर निगम की बात करता है। और 9B किसके बारे में बात करता है, सहकारी समिति इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल द न्यू पार्ट 9B कंटेन वेरियस प्रोविजन टू एंश्योर दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द कंट्रीज फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल एंड ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैटर। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसको संवैधानिक दर्जा देने की ज़रूरत क्या थी कि जो पार्ट 9B है इसमें जो भी प्रोविजंस को रखा गया है, इसमें सहकारी समिति जो हमारे देश में काम कर रही हैं वो पूरी तरीके से अब एक इकोनॉमिकली, आर्थिक, ठीक है, और लोकतांत्रिक तरीके से अब वो काम कर सकेंगी जब इनको एक संसद, मतलब ये क्या है कि संवैधानिक जब मान्यता इनको मिल चुकी है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू मेक द अप्रोप्रिएट लॉ। अब जैसे अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हीं की तरह पार्लियामेंट के पास एक अधिकार मिल जाता है, उनको एक पावर मिल जाती है कि वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में कोई भी कानून जो है वो बना सकें। तो ये इसीलिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसको एक संवैधानिक मान्यता मिली गई थी। और अब पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर है कि वो इनके संबंध में कानून बना सकें। तो जो चैप्टर 3 था, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3 जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फारसी में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, बुक को रख के साथ में पढ़ें। ये हमने इसमें कवर किया है। अब जो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 4 प्रीएम्बल, चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि घटना चक्र की, तो घटना चक्र के भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हर चैप्टर के बाद हम उसको कवर करते हैं, ताकि हमारे टॉपिक के साथ में, टॉपिक जो हमारा है चैप्टर है उसके साथ में हमारे जो प्रीवियस ईयर है वो भी हम लगाते रहेंगे, तो टॉपिक अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो कैसी लगी